मैंडन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। साल 2025 का जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है और जिसमें 2 स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। रिटन एग्जाम के रिजल्ट आ गए थे 19 जून को और उसके बाद फिजिकल के कॉल हुए थे 3 तारीख से लेकर के 13 अगस्त, यानी कि कल तक ये जो आपके फिजिकल के खत्म हो चुके हैं। अब एक क्लैरिटी मिल गई होगी अभ्यर्थियों को, जिन लोगों को पता है कि हमारे रिटन में मार्क्स कितने आ रहे हैं और उसके बाद हमने फिजिकल में कैसा किया है और हर एक अभ्यर्थी को फिजिकल के अंदर मार्क्स दिखाए गए हैं, तो एग्जैक्टली आपको आइडिया लग रहा है हम कहाँ पहुंच रहे हैं। इससे आपको ये भी एक आइडिया लग गया होगा कि हम किस रेस में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने फिजिकल का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। जब वो ऑटोमेटिक रेस से बाहर हो चुके हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप उसकी 3rd स्टेज जो कि इंटरव्यू है उसके लिए क्वालिफाई करें। जैसा कि न्यूज़पेपर में रिसेंटली देखने को मिला है, तो उससे ये भी क्लियर हो रहा है कि इंटरव्यू जो है आरपीएससी वो बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकती है। अब ऐसी स्थिति में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपका ये प्रथम दृष्टया कर्तव्य होना चाहिए कि जब आप 3री स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, जब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है, तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। इस संदर्भ में चाहे आप कहीं से कैसे भी करें, सबसे पहला काम तो यही है कि आपको खुद को डेली करंट अफेयर से अपडेट करना चाहिए। अपने खुद के बारे में पर्सनल कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको जनरेट करने चाहिए कि आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं। राजस्थान के अंदर जो पुलिस सेवा है उसका किस प्रकार से उसका पद सोपान है, हायरार्की क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है, नॉर्मल सिस्टम क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सवाल आपको खुद पूछने चाहिए, उसके खुद आप आंसर करने चाहिए। कई ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनको हेजिटेशन होती है, स्टैमरिंग की समस्या होती है, वो बात आराम से बोल नहीं पाते। जब एकदम नए लोगों के सामने जाते हैं तो उनको हेजिटेशन ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को मिरर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, सामने देख के न्यूज़ पढ़नी चाहिए या फिर किसी बात को रिसाइट करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब स्वयं की आंखों में आंखें डाल के देखता है उससे बढ़िया कॉन्फिडेंस कहीं भी नहीं मिल सकता। ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने इसलिए बताई ताकि आप कम से कम अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। मैंडन एकेडमी के माध्यम से हम ये ऑलरेडी जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके माध्यम से हमारा एक प्लान है कि हम आपके मॉक्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे। उन मॉक्स को ऑर्गेनाइज करवाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ओरिएंटेशन देंगे। ओरिएंटेशन केवल एक ऐसा दायरा नहीं कि आपको बता दिया कि इंटरव्यू में क्या हो रहा है, वो जानकारी आपको पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल है। आप किसी से बात करेंगे, हमसे बात करेंगे, हम आपको ऐसे ही बता देंगे। बट पॉइंट क्या है कि बहुत मल्टी डायमेंशन अप्रोच चाहिए होती है इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू के अंदर आपसे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंटरव्यू में आपसे रैंडम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये रैंडम क्वेश्चंस आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने का, आपकी हेजिटेशन को चेक करने का, आपके पेशेंस को चेक करने का माध्यम होता है। हम सभी जानते हैं कि ये बात कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो आपको नो कह देना है, पर वो नो कहने से पहले विद्यार्थी ये सोचता है कि मुझे कुछ तो आता, मैं बोल ही देता हूँ। और वो जब आप उन सीनियर और एक्सपर्ट्स के सामने बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नकारात्मक रूप से काम करता है। और ऐसा भी देखने में आया है, जब हम पिछली बार के सब इंस्पेक्टर के मार्क्स देखें तो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें लेस देन 15 भी मार्क्स मिले हैं। तो आप ये जानते हैं कि 17 के आसपास के अगर आपके नंबर नहीं है तो आपका फिर फाइनल मेरिट में आप इंटरव्यू में क्वालिफाई भी नहीं हो रहे हो। क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपके रिटर्न में चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स हो, आप ओवरऑल मेरिट में नहीं आ सकते। तो यहाँ आपके लिए ना सिर्फ इंटरव्यू में क्वालिफाई करना भी जरूरी है, बल्कि जिन लोगों के मार्क्स रिलेटिवली कम है रिटर्न के अंदर, उनको अच्छा परफॉर्मेंस करके हाई एक्सेल लेकर के फाइनल लिस्ट में आने के लिए बेस्ट करना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी अच्छे मार्क्स के साथ बैठे हैं उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं किसी भी प्रकार से अपने इंटरव्यू को खराब ना जाने दूं और अपना एक जो परफॉर्मेंस है उसको रिटेन करूं और अपनी स्टेज को फाइनल लिस्ट के अंदर लेके आऊं। अच्छी वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर का पद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिसेंटली बात ऑलरेडी L1 के अंदर है, 4,200 रुपए की ग्रेड पे है। और आप जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर राजस्थान के अंदर बहुत ही एक सामाजिक रूप से बहुत ही प्रतिष्ठित पद है। अब इन सब चीज़ों के साथ में कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं, बट कुछ बातें, जनरल बातें जो सभी कैंडिडेट्स को मालूम होना चाहिए, अगर वो कहीं से प्रिपरेशन करें कम से कम वो स्टार्ट कर सके। उन बातों को आपको ध्यान डालने के लिए, जो कि मुख्य रूप से आपको ये समझना होगा कि देखो, अगर इंटरव्यू ज्ञान की परीक्षा होती उसके लिए आपके ऑलरेडी 2 स्टेज के एग्जाम हो चुके हैं, प्रीलिम्स हो चुका है और आपका मेंस हो चुका है। तो ये जो आपका ज्ञान है वो ज्ञान आपके अतीत में चेक हो चुका है। मेंस यहाँ इसलिए बोला कि आपका फिजिकल हुआ ना, अगर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम नहीं होता तो मेंस, तो यहाँ आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस है वो एक तरह मेंस का ही काम कर रहा है। तो 2 स्टेज तो आप निकाल चुके हो। जब आप 2 स्टेज निकाल चुके हो तो अब आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। तो हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें सूचनाओं को रटना नहीं है, हमें सूचनाओं को एकत्रित नहीं करना, बल्कि आपका काम होना चाहिए कि आप इस स्टेज पे आ चुके हैं, यहाँ पर आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता दिखानी है। अपनी बातों से, अपने आचरण से, अपने हालचाल तरीके से, आने के तरीके से, आपकी परमिशन लेने के तरीके से, आपके ड्रेस कोड से, ये सभी की सभी बातें आपकी मैच्योरिटी दिखाती है। मैच्योरिटी केवल फिजिकल नहीं है, मैच्योरिटी ना सिर्फ फिजिकल बल्कि आपकी मेंटल मैच्योरिटी, आपकी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, आपकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी,
तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अगर इसका आप अभ्यास करते हैं, इन चीजों को समझते हैं, तो आपके आंसर जो आज काम करेंगे वो आप इसी हिसाब से चलेंगे। अगर ये बातें आज आपको ना बताई जाए तो आप क्या करेंगे, फिर आप यहीं पे जाना शुरू करेंगे, आप सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे और आपको लगेगा कि शायद मुझसे जो बात पूछी गई है वो इसीलिए मेरी जानकारी को चेक करें। आपकी जानकारी चेक हो चुकी है, वहां आपके नो बोलने से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट वो आपको किस बात को आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आपका व्यू पॉइंट कैसे है, आप किस बात के लिए क्या पक्ष लेते हो या नहीं लेते हो, आप किसी राजनीतिक विचारधारा के साथ में हो या बीच में कोई बैलेंस बना रहे हो, ये सारी की सारी चीजें आपकी एक मैच्योरिटी को दिखाती है, आपकी प्रशासनिक परिपक्वता को दिखाती है। सब इंस्पेक्टर का पद ऐसा है जिसके अंदर आपके पास एडिशनल एसपी तक जाने की संभावनाएं होती है। जो यंग एज में लगते हैं उनके पास बहुत अच्छा मौका होता है, और डीवाईएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक तो लगभग पहुंचते ही पहुंचते हैं। तो ये बात आपको समझना होगा कि जब आप इस प्रतिष्ठित पदों की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपकी परिपक्वता का आकलन करने के लिए उनके पास एक ही जरिया है, और वो है आपका इंटरव्यू। इसलिए किसी भी सूरत में इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। दूसरी, इसके बाद एक और आपको ध्यान रखना है कि आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है। आपसे वहां पे केस स्टडी दे देंगे या आपसे कोई एक प्रश्न आ जाएगा, आपसे पूछ लेंगे कि ये एक पर्टिकुलर स्थिति है, मान लीजिए कोई आपको ब्राइब देने का प्रयास कर रहा है, या मान लीजिए कोई मीडिया कर्मी है, वो आपकी छवि को धूमिल करने के लिए किसी प्रकार की सूचनाओं को या भ्रमित या अतथ्यात्मक जानकारी को अखबार में या किसी अन्य सोशल मीडिया के पोर्टल के माध्यम से उसको जनता के पास पहुंचा रहा है, तो आपकी क्या रिएक्शन होगी। तो वो सब, इन चीजों में आपकी प्रशासनिक परिपक्वता के साथ आपकी निर्णय क्षमता भी दिखती है, आपका व्यवहार दिखता है, आपका कैरेक्टर झलकता है। तो इन सब चीजों को आपको प्रिपेयर करना है। इसीलिए इंटरव्यू की एक वेल सॉर्टेड प्रिपरेशन होती है, यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। इसके बाद एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये मैंने बात कर ली और कई बार आपने सुना भी होगा कि ऐसा कहा जाता है कि सर, कुछ लोग कहते हैं, इवन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंटरव्यू के अंदर जो आपके मार्क्स हैं वो तो आपके जाते ही डिसाइड हो जाते हैं। जाते ही डिसाइड मतलब कुछ लोग कहते हैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड या आधे मिनट या 1 मिनट के अंदर जो आपका इंटरव्यू का पहला 1 से 2 मिनट है वो आपका जो मार्किंग पैटर्न है वो डिसाइड करता है। ये बात सच भी होती है। सच इसलिए होती है कि आपको ये समझना है, आपका ड्रेसिंग कोड, आपका बात करने का तरीका, आपका अंदर आने का परमिशन लेने का तरीका, आपका बैठने का पोस्चर, ये सारे के सारे आपकी मैच्योरिटी को ही तो दिखा रहे हैं। आपकी जो जितने आपके कैरेक्टर के अंदर गुण हैं वही तो बाहर प्रदर्शित होंगे। तो वो जो गुण है वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जो आपके स्टार्टिंग का 30 मिनट या जो अपना 1 मिनट होता है या 30 सेकंड होते हैं उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन छोड़ता है बोर्ड के ऊपर। उस रिफ्लेक्शन के कारण ही आपको कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो स्टार्टिंग में, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने मनगढ़ंत तरीके से आपको कोई मार्क्स दे दिए। उनका एक वेल सॉर्टेड मेथड है जिसके माध्यम से वो आपको देखते हैं, क्योंकि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी में ओवरऑल चीजें आती है और ना कि आपकी तथ्यात्मक जानकारी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको जहन में रखना है। तो इंटरव्यू जब आप रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं वहां से लेकर के जब तक आप उस रूम से बाहर नहीं आ रहे, वो सारा का सारा दौर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी भी चीज को आप लाइटली नहीं ले सकते। अब जब आप 2 स्टेज क्लियर करके आए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका कर्म बनता है कि आप इसको बेहतर तरीके से तैयार करें। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि किसी भी प्रकार से आपको ये जो दिमाग है, मस्तिष्क को, उसको नॉलेज को इकट्ठा करने में दिमाग नहीं लगाना है। अभी उसको यूज करना है, उसको अप्लाई करना है, और आपको अपनी सारे के सारे ओवरऑल पर्सनैलिटी के अंदर एक ऑफिसर का माइंडसेट लेके आना है कि भाई एक अधिकारी बनने के लिए जा रहा हूं तो एक अधिकारी के तौर पर मुझे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका मुझे कैसे आंसर देना चाहिए, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, और मैं जो बोल रहा हूं क्या वो शब्द मेरे कंट्रोल में है कि नहीं है। कई बार बोलते बोलते ऐसा होता है कि शब्द हमारे कंट्रोल में नहीं रहते और हम पता ही नहीं चलता हमने क्या बोल दिया, और बाद में रियलाइज होता है यार उन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा था, उस वक्त पता नहीं फ्लो में क्या बोल गया। तो इसका मतलब आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये आपकी परिपक्वता को नहीं दिखाता है। उस परिपक्वता को लाने के लिए आपको आपके शब्दों पे कंट्रोल होना चाहिए। तो ना सिर्फ सिटिंग पोस्चर ये बातें, बल्कि आपका जो माइंडसेट है वो एक ऑफिसर या एक प्रोफेशनल माइंडसेट होना चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी के तौर पे आपकी सोच झलकनी चाहिए। और उसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके इंटरव्यू में, जो कि ये एक स्पेसिफिक सर्विस, स्पेशलाइज्ड जॉब है पुलिस सर्विस का, और वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है, तो ऐसे जॉब में जाने से के साथ ही आपके सामने जो बोर्ड बैठेगा उसमें एक्सपर्ट्स होंगे, वो डेफिनेटली पुलिस अधिकारी होंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना जो माइंडसेट है उसको इंश्योर करना है। ना सिर्फ ये, आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है, आपके माइंड को काम रखना है। आप जो भी बात करें एक कॉन्शियस तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से, एक लॉजिक के साथ बात करें। आपकी बात है बहुत ही छोटी और स्वीट होनी चाहिए, 40 सेकंड, 50 सेकंड, जैसा आपसे प्रश्न पूछा गया उस हिसाब से। कोई निर्धारित समय कोई तय नहीं कर सकता, परंतु अगर आपसे जो बात पूछी गई है उसका एक सीमित दायरा होना चाहिए कि मुझे अपनी बात को बहुत ही क्रिस्प तरीके से और एक लॉजिक के साथ समझा देना है।
तो ये एक अच्छे इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन का मोड होता है उसकी बात करी। ना सिर्फ ये, अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई हमसे, उसको भी तो हमें एडमिट करना है, तो वो जो एडमिशन ऑफ मिस्टेक है, जो हमने हमारी गलती की है उसको जो एक्सेप्ट कर रहे हो, वो भी बड़ा ही एक ग्रेसफुल तरीका होना चाहिए। बहुत ही हम्बली आप एक्सेप्ट करें कि सॉरी सर मुझसे ये मिस्टेक हो गई, या सॉरी सर मैं आपने जो मुझे बताया कि मुझे इसका संज्ञान नहीं था, इसके बारे में ध्यान रखूंगा या इसके बारे में और अध्ययन करूंगा। तो ये जो चीजें होती है अगले को चुभनी भी नहीं चाहिए। आपको जानकारी नहीं, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आप उसको कितने आसानी से अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करते हो, क्योंकि प्रशासन में कार्य करते समय कई बार मिस्टेक्स भी होगी। तो आपको हम्बली पब्लिक में जाकर के वेलफेयर अप्रोच की जब स्टेट की परिकल्पना है, तो आपको जाके एडमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये हमसे गलती हो गई, या हमारे किसी अधिकारी से हो गई, हमारे किसी सहायक से हो गई है, तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और हम उसका इस प्रकार से उसका रेमेडी करेंगे। क्योंकि प्रशासन के अंदर हर एक चीज के लिए आपके पास एक ट्रीटमेंट है, एक एसओपीज दे रखी है, गाइडलाइंस दे रखी है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तो यहाँ आपको परेशान नहीं होना है, अपने आप को ग्रेसफुली, लॉजिकली और बहुत ही कंपोज, काम और डिसिप्लिन तरीके से अपनी बातों को कन्वे करना है। साथ ही साथ आपकी जो बातें हो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एकदम सटीक, आसान तरीके से। क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ही कंसाइज और आसान होना चाहिए। जब आप एंटर कर रहे हैं उस वक्त, हालांकि आरपीएससी के अंदर तो ऑलरेडी गेट जो होता है वो वहाँ पे जो भी कर्मचारी होते हैं वो ऑलरेडी आपके लिए खोल के रखते हैं, तो आपको वहाँ गेट नॉक करने की जरूरत तो नहीं पड़ती। परंतु जैसे ही आप वहाँ गेट के दरवाजे पे खड़े हैं तो आपको पूछना होता है, क्योंकि ये गेस्चर होता है कि सर मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या मुझे अनुमति है। तो वो जो भी आपको अनुमति दे उसके रेस्पॉन्स के माध्यम से आपको अंदर जाना है। सामने आपके पास चेयर रखी होगी, चेयर तक बहुत ही कंपोज तरीके से, कोई हड़बड़ी नहीं चाहिए। हड़बड़ी किस चीज की चाहिए बताइए भाई? अगर देखा जाए मोटा मोटी जो आरएस का इंटरव्यू होता है वो तकरीबन 40 मिनट के आसपास चलता है, मैक्सिमम 30 मिनट से लेकर 40 मिनट चल सकता है, लेकिन आइडियली हम मानते हैं कि 40 मिनट के आसपास इंटरव्यू चलता है। एक जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू होता है वो 15 मिनट के अंदर समाप्त हो जाता है। सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू है कि ऑल लाइक्लीहुड अगर पिछली बार की तरह देखा जाए तो आपके कम से कम 25 से 30 मिनट लग सकते हैं। 25 मिनट आपके मान के चलिए, तो 25 मिनट का जब आपका इंटरव्यू चलने वाला है तो आपका जो स्टार्टिंग का ये 30 सेकंड का एक क्रम है, इसमें शांति बनाए रखें, बहुत ही आराम तरीके से जाएं। क्योंकि क्या होता है कि इंटरव्यू के टाइम आप नया ड्रेस कोड पहन के जाते हो, उसकी कई बार कई लोग होते हैं उसकी प्रैक्टिस भी नहीं करते, उस ड्रेस को पहले कभी पहना भी नहीं होता है, तो आप उस ड्रेस को पहन के जाएं, 2-3 बार पहन लें, यहाँ वहाँ उसका जब मॉक दें तो उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो चीजें भी जरूरी है। और अगर आपने उसके बाद जब उसको पहना है तो आपका उसके अंदर चलना, मूवमेंट होना चाहिए, तो वो आराम से एक ग्रेसफुल तरीके से, आसान, चाहे वो बॉयज हो गर्ल्स हो, उन सबको बहुत ही सलीके से वो काम करना है, शांति से अपनी चेयर तक पहुंचना है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो गर्ल्स हैं वो ऐसी उनका जो हील्स वाली ऐसी कुछ पहनी होती है जिससे कि वहाँ नॉक नॉक की आवाज आती है, तो वो एक अच्छा गेस्चर नहीं है। वो बड़ा ही काम, कंपोज और सिंसियर तरीके से होना चाहिए। तो ये आप वहां पहुंचे, आराम से आप बैठे, बैठने के बाद आपका कर्म है कि वहां आप एक सिंसियर तरीके से बैठ जाएं। और यहाँ इन चीजों में आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप बैठे हैं वहां पर, जब आप बैठे हैं तो आप बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से बैठे हैं, लेकिन आपके हैंड स्ट्रेट होना चाहिए, आपका माइंड है वो रिलैक्स होना चाहिए। बॉडी और माइंड दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, परंतु आप ऐसे भी ना बैठे कि आपका दिमाग जो है वो सोच ना सके। कई बार क्या होता है, हमारा बैठने के ऊपर ध्यान होता है और हम जो जवाब दे रहे हैं उसके ऊपर नहीं होता है। तो शब्दों पे आपका कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए और बैठने में एक शालीनता होनी चाहिए। और ये बैठना अभ्यास से आ जाता है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, उसको वो इग्नोर भी कर सकते हैं, परंतु आपके शब्दों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये एक बात समझनी है, तो इसलिए इन सब चीजों की प्रैक्टिस होती है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये बहुत ही छोटा पोर्शन था जो हमने बात करी कि कैसे आप एंटर करें, लेकिन कई बार क्या होता है, सब पर्सनैलिटीज अलग अलग होती हैं। तो आप जब जानते हैं कि 3 गुना लोग इसीलिए बुला रहे हैं कि उसमें से किसी को 6 मार्क्स अवार्ड होंगे, किसी को नहीं होंगे, कोई एवरेज होगा, तो वो सब इन सारे पैरामीटर्स के आधार पर ही तय होता है। और इसके साथ ही साथ आपको यही पता होना चाहिए कि हमारा ड्रेसिंग कोड कैसा हो, और जो हमारा ड्रेसिंग कोड है उसके अंदर किसी प्रकार की ज्वेलरी नहीं हो, हमारे कोई बहुत ज़्यादा हाई ऐसे जो प्रिंट वाले कपड़े ना हो, परफ्यूम वगैरह ज़्यादा लगे हुए ना हो, और ना ही लगाया जाता अच्छा रहे। क्योंकि मैंने क्या कहा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन की मैच्योरिटी आपको आपके पहनावे में, आपकी बातचीत में, इन सब चीज़ों में आपको दिखानी है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके जूते हैं वो बिल्कुल पॉलिश हैं, आपकी ड्रेस है जो आपका टर्नआउट है बिल्कुल अच्छा है, एक वेल डिसिप्लिन है, आपका हेयर कट है वो अच्छे से ले रखा हो, आपने अच्छी खासी शेविंग कर रखी हो, इसके बाद आपकी ड्रेसेस जो हैं वो अच्छे से आयरन हो। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि कहीं ना कहीं आप मैच्योर हैं। तो इस प्रकार के अनपॉलिश जूते पहनना या हाई टोज के जूते पहनना ये अच्छे सिंबल्स नहीं है। इवन कई बार क्या होता है कि हम बहुत बचकाने में जो शॉर्ट नीज वाली सॉक्स होती है हम वो पहन लेते हैं, तो सॉक्स भी आपकी फुल होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आपकी पैंट टो से ऊपर होती है तो वहां पे आपके विजिबल्स होते हैं, तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती, एक अच्छा गेस्चर नहीं छोड़ती। तो किसी न किसी, क्योंकि बोर्ड में 3-4 लोग हैं,
अब जब वहां पे 3 से 4 लोग मौजूद हैं तो हर एक का माइंडसेट अलग है। आप किसी के भी माइंडसेट को खराब करेंगे तो वो आपके मार्क्स को खराब कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये मैच्योरिटी दिखानी होगी। और इसके साथ ही साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज खास बात यह है कि आप जब भी वहां पे क्या करते, कुछ लोग होते हैं उनको नाखून चबाने की आदत होती है, कुछ को नाखून को ऐसे करने की आदत होती है, कुछ को पाँव को शेक करने की आदत होती है, कुछ जो होते हैं हाथ जब थाइस के ऊपर रखते हैं तो हाथ का मूवमेंट होता है। ये सब बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसको भी आपको इंप्रूव करना है। इन चीजों में भी किसी प्रकार से कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये सब बातें आप प्रैक्टिस करें, अभी से करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी कई आदतें होती बहुत खराब होती है, पर कम से कम 25 मिनट 30 मिनट तक कंट्रोल रखा जा सकता है। भाई हम ह्यूमन बीइंग है, हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन क्रिएट की है, हमारे में इतना तो कंट्रोल होता ही है। तो ये सब आपको मेंटेन रखना है और इसमें क्या करना है वो बातें मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। इसके बारे में हम और बात कर लेंगे। इसके बारे में, इन चीजों के ऊपर काम करने के लिए ही ये प्रोग्राम लाया गया। मॉक्स करवा करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा सकता है, आपकी कमियां दूर निकाली जा सकती है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको ओरिएंटेशन के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक पर्सपेक्टिव है ओरिएंटेशन का, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका एक मेजर पर्सपेक्टिव और होता है वर्बल कम्युनिकेशन, बात कैसे की जाए, जवाब कैसा दिया जाए, तो वो एक इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके साथ ही साथ आपको और क्या समझना है, इसके साथ आपको ये समझना है, जब आप बैठे हैं, आपके सामने 4 लोग हैं, उन लोगों के सामने आप ही हो, तो उनकी सारी नजरें आपके सामने होगी, तो आपका जो आई कांटेक्ट है वो उन सब से मिलना चाहिए। आपसे किसी एक से प्रश्न पूछा है, पर आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप सबको एंटरटेन करें, क्योंकि वहां जो 4 लोग बैठे हैं उन चारों में से किसी एक को भी नहीं लगना चाहिए कि हाँ आप मुझे मिस कर रहे हो या आप उनको इग्नोर कर रहे हो। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा करने का, क्योंकि आपका कैरियर, आपके मार्क्स उनके हाथ में है। तो आपको उनको रेस्पेक्ट देनी है। और इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट ये भी कहता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन सबको इंगेज कैसे रख सकते हैं। अपनी बातचीत जब बोल रहे हैं तो कम्युनिकेट करते समय आपकी नजर है उन सब की तरफ जानी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्लास टीचर अगर क्लास में पढ़ाता है तो क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्लास में लगभग हर बच्चे की तरफ अटेंटिव हो, ध्यान रखें। तो ये आपका भी ध्यान है कि हमें जो बोर्ड के सामने मेंबर्स बैठे हैं सबको एंटरटेन करना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रश्न पूछ रहा था, आप केवल और केवल उन्हीं को देख रहे हैं, बाकी को, क्योंकि बाकी जो 3 लोग हैं वो अपने आप को इंटरव्यू से साइड फील कर सकते हैं और वो आपके मार्क्स के ऊपर नेगेटिव रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा, सिटिंग पोस्चर अच्छा होगा, ड्रेस कोड अच्छा होगा, हर एक चीज आपको वहां रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ मैंने आपको बोला ना, आपके अगर यहाँ पे बहुत शॉर्ट वाले अगर आपने सॉक्स पहन रखे हैं तो बड़े आसानी से दिख जाते हैं और वो कहीं भी किसी प्रकार से अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं देता है। वहां टेबल होती है जनरली आपके सामने, पर अगर टेबल नहीं है तो मान लीजिए आपके इंटरव्यू के टाइम टेबल नहीं हुआ और सपोज आप मेंबर्स हैं आपको वहां खड़े, क्योंकि वो तो कुछ भी करवा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर बोर्ड के ऊपर यूज करवा लेते हैं, आरएस के अंदर किसी विद्यार्थी को खड़ा करके मैपिंग के ऊपर लोकेशन कर लिखवा लेते हैं, कई बार विद्यार्थी को बोलते हैं आप खड़े होइए, वापस जाइए, वापस बुला लेते हैं। तो बहुत सारी जगह आपकी बॉडी के अंदर पूरी डिसेंसी होनी चाहिए। तो आप एक सॉक्स के लिए क्यों अपने आप को गिल्टी फील करवाएं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसी के कारण दूसरा जो पहनावा होता है बहुत ही प्लेन होना चाहिए, आपका सादगी भरा होना चाहिए। ड्रेस कोड के बारे में बात की जा सकती है, सबके अलग अलग कलर की चॉइस होती है, इसीलिए कई बार कहते हैं जो शर्ट होता है वो लाइट कलर का होना चाहिए, पैंट आपकी डार्क कलर की होनी चाहिए। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं या वहाँ पे कंपैटिबल आपका मौसम है तो आपको कोट वगैरह पहनने चाहिए। गर्ल्स हैं उनको साड़ी पहननी चाहिए या उनको अगर सूट लगता है सूट पहनना चाहिए। तो ये सब आपकी बॉडी की पर्सनैलिटी, ये इंटरेक्शन के बाद ही बताया जा सकता है कि किस विद्यार्थी को क्या सूट करता है, किस विद्यार्थी को कौन सी ड्रेस है वो ऑड लग रही है। तो ये सब ओवरऑल पर्सनैलिटी का पार्ट है। कई बार देखा है, जैसे पिछले हमारा एक्सपीरियंस है उसके अंदर देखा कि जो मॉक देने के लिए कुछ अभ्यर्थी आए तो वो नॉर्मली ऐसे ही आ गए, बोलो सर मैं ट्रैवलिंग करके आया था तो मुझे लगा सर मॉक ही है तो मैं वापस तैयार होकर नहीं आया हूँ, लेकिन बातचीत में मैं तैयार हूँ। आप इस बात को समझिए, जो आपका इंटरव्यू है वहां पर क्या वहां केवल बातचीत होगी या वहां आपके ड्रेसिंग सेंस को, कपड़ों को नहीं देखा जाएगा। तो फिर जब आप मॉक देते हैं तभी आप उन तैयारियों के साथ ही आइए। इस बात को आप समझिए, ये आपके ओवरऑल आपके करियर का सवाल है, आपके अच्छे मार्क्स के लिए है। तो इन चीजों से, और अगर आपने ये सब भी किया है तो आप मान के चलिए आप एटलीस्ट जो एक लोअर क्राइटेरिया है उससे तो बाहर आ ही जाएंगे। ये एक जो हमारी समझ है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से हम आपको बता दें। साथ ही साथ इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके अंदर क्या है, ओवरऑल जो आपकी बातचीत है, जो आपका स्ट्रक्चर है, वो किसी एक बात पर डिपेंड नहीं करता। आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछा कि आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, तो कई बड़ा वेग सा आंसर होता है, सर हम इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि सर मेरा बचपन से ड्रीम था, जब मैं पैदा हुआ था उसी टाइम से मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं मैं सर मैं तो पुलिस अधिकारी बनूंगा, मेरे मम्मी ने बोला, मेरे पापा ने बोला, मेरे दादाजी का सपना था। हो सकता है, बट जो आपकी जर्नी रही, आपने 12 साल स्कूलिंग करी, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करी 3 साल, फिर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, आपने सेकंड स्टेज फिजिकल क्लियर किया है। तो जब ये आप स्टेज क्लियर करके आए हो तो आपने बहुत एक लंबा समय निकाला है।
तो इस लंबे समय में खुद ने भी तो आपने कुछ फील किया होगा। वो आंसर आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है। और यदि इस प्रकार का आंसर देते हैं कि मेरा बचपन का सपना है, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं और मुझे वर्दी से प्यार है, तो ये बहुत ही भावुक लगता है। पुलिस एक इमोशनल होना चाहिए, बट इमोशनल के साथ आप बिल्कुल भावनात्मक बातों में नहीं बह सकते। ऐसे तो कल को कोई चोर आएगा, कोई डाकू आएगा, वो आपको भावनाओं बह के बोलेगा सर थोड़ा सा छोड़ दो ना जेल से, तो आप उसको छोड़ दोगे क्या? तो यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर अगर आप ऐसे देते हैं, गलत नहीं है, ये भी अच्छा आंसर है, लेकिन ये एक कमजोर आंसर। और इसी को और बेटर तरीके से मेजोरिटी के साथ कैसे पेश कर सकते हो? तो सर मैं अपनी स्किल्स को राजस्थान की जो वास्तविक चुनौतियां हैं, जिसके अंदर ड्रग का मेनेंस है, या मैं देख रहा हूं सर विद्यार्थी लोगों के अंदर भी काफी रुझान बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि सर मेरी जो समझ है वो ज्यादा बेटर तरीके से इन चीजों को समझ रही है कि विद्यार्थियों में ड्रग्स की प्रॉब्लम क्यों है। बॉर्डर एरिया का स्टेट है राजस्थान, तो हमारे वहां से बॉर्डर से कौन से क्राइम्स है, या सोसाइटी के अंदर कौन से क्राइम्स पनप रहे हैं, तो इन सब चीजों का मैं खुद से फील करता हूँ। मुझे लगता है जो मेरी पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी इसके लिए फील्ड है। तो ये कुछ अलग प्रकार के, मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली ये आंसर देते हैं, तो ये आंसर और ये आंसर में फर्क है। इसको तैयार कर सकते हैं, बट ये कोई आंसर नहीं हो। इंटरव्यू के लिए तो आपको इस चीजों को तैयार करना ही चाहिए, और इंटरव्यू भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जब आप इंटरव्यू देने आए हैं तो कम से कम प्रिपेयर तो करके आए होंगे, क्योंकि हमने भी आपको 1 महीना 1.5 महीना दिया है, और 1-1.5 महीने में इन चीजों को तैयार करना बहुत चैलेंजिंग होता है। क्योंकि वर्बल पोर्शन, नॉन वर्बल पोर्शन, फिर नॉलेज, फिर करंट अफेयर्स, फिर न्यूज़पेपर पढ़ो सर, उसे अपने विचार बनाओ, फिर पारिवारिक कुछ, या फिर आपसे पूछ सकते हैं फाइनेंशियली आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और जो पेपर आप देखे आए हो, कई बार आजकल ट्रेंड चल रहा है कि उसके बारे में भी जानकारी पूछी जाती है कि हाँ आप बताइए राजस्थान के कोई 4 या 5 संत संप्रदाय के बारे में बताइए। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसको ब्रशअप भी करना पड़ेगा। इसीलिए इस सब चीजों को बहुत ही गहनता के सोचने और उसके ऊपर काम करने का जरूरत है। पुलिस प्रशासन के अंदर आज के टाइम पे यंग जनरेशन को और इतना इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? बहुत सारे राज्यों के अंदर सब इंस्पेक्टर के लिए इंटरव्यू नहीं होता, राजस्थान में हो रहा है। तो आप ये भी समझिए कि हम भी चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी अव्वल दर्जे का है। और आज मॉडर्न जमाने में आप जानते हैं कि जब क्राइम, साइबर क्राइम, ये चीजें बढ़ गई है, तो आप क्या कर सकते हो? आप डिजिटलाइजेशन लेके आ सकते हो, और उस डिजिटलाइजेशन का वास्तविक उपयोग तो राजस्थान पुलिस ऑलरेडी से कर रही है। तो उसके लिए आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे अभय कमांड सेंटर्स हैं। ना सिर्फ वो, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी के अंदर केसेस होते हैं, तो उस जुडिशरी में किसी केस की क्या पोजीशन है, कहीं कोई सीरियस अपराधी हमारी किसी चूक से न्यायपालिका से छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग है। तो कार्यपालिका ने न्यायपालिका के लिए सामंजस्य बनाने के लिए भी कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं कि केसेस की जो ट्रायल है वो फास्ट हो, उसके लिए कोर्ट को कोई हेल्प चाहिए हम उसको प्रोवाइड कर सके। ना सिर्फ ये, बल्कि यदि आप देखो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विलेंस के माध्यम से हम बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट उसको रोक रहे हैं। हमने नए नए ये तरीके खोजे हैं कि कैसे कोई कहीं पे कोई मास मोबिलाइजेशन हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप वो जानकारी पहले से कैसे जुटा सकते हो कि वहाँ क्या स्थिति बन रही है। तो उसके लिए आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस है, तो ये चीजें यूज हो रही है। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप देखो कहीं पर भी कोई टूरिस्ट वाला एरिया है, वहां पे कोई अप्रिय घटना हो गई है, तो वहां हम कैसे, तो बहुत सारे मैकेनिज्म हमने निकाले हैं। एआई का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके लोगों में रीच बढ़ाई अपनी। व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने लोगों के साथ ग्रुप्स बना रखे हैं, ताकि इमीडिएटली कोई भी सूचना है वो कम्युनिकेशन का गैप ना हो। और कम्युनिकेशन का जो गैप होता है वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। आज एक परिवार की समस्या को यदि पुलिस के अधिकारी या पुलिस का जो भी कार्यबल है, अगर वो वहीं जाके एड्रेस कर ले, तो शायद वो एक सोसाइटी के लेवल पे लार्ज मोबिलाइजेशन नहीं होगा। परंतु यदि अगर पुलिस वहां अप्रोच नहीं करती है, तो गांव इकट्ठा होगा तो हो सकता है आसपास के और भी गांवों को इकट्ठा कर ले। तो ये जो ये एक मास मोबिलाइजेशन होता है, वो इसी कारण से होता है। कहीं ना कहीं हम जो न्याय देने में देरी कर पाए, या फिर हम न्याय नहीं भी दे पाए, तो हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो रीच है, वो जनता तक ना पहुंचे। तो इन चीजों को कैसे इंप्रूव कर सकते हो? तो उसके लिए आप इस प्रकार के नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, सोशल मीडिया के टूल्स हैं, उनको आप खुद से अपने दिमाग से सोच के, जैसे कुछ सोल्यूशन मैंने दिए, आपके पास भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज होंगे, तो वो आइडियाज हो सकता है इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होंगे अगर आपको पहले से उसके बारे में जानकारी। तो ये चीजें भी आपको समझनी होगी। उसी के साथ और अगर बात करें तो एक हम ये मानते हैं कि जनरली मैंने आपको बताया कि 6 ओरिएंटेशन क्लासेस की बात करी। एक ऐसा माना गया है कि एक 7 स्टेजेस होती है किसी भी कार्य को परफेक्ट करने की। जैसे कहते हैं ना, अगर आप किसी कार्य को 21 दिन तक करते हैं, तो वो कार्य करने की आपके अंदर हैबिट हो जाती है। आपका जो मन है और आपका दिमाग है, दोनों सिंक होता है और उस काम को करने के लिए आपको प्रेस करता है। उसी प्रकार से एक 7 डेज का एक्शन प्लान यदि फॉलो करते हैं ना, तो वो जो काम है उसके अंदर रिजल्ट है वो काफी अच्छे आते हैं। अगर जैसे बोला आप रनिंग करो, 7 दिन रनिंग करो, 8वें दिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी रनिंग के अंदर इंप्रूवमेंट है।
फिर आप एक हफ्ते बाद दोबारा आपकी एफिशिएंसी चेक करोगे तो आपको और इंप्रूवमेंट लगेगा। तो वीकली बेसिस पे अगर कोई चीज चेक करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। सेम उसी प्रकार से हमें भी 7-7 दिन के बाद अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में आपकी परफॉर्मेंस इवेलुएट नहीं हो सकती, 7 दिन देंगे उसके बाद हो सकती है। तो यहाँ पे उसके लिए क्या होता है, फर्स्ट लेवल पर आप जैसे जानते हैं कि आपको डेफ का फॉर्म फिल करना है, उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो, उसके बाद राजस्थान का जो जीके है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी जानकारी ले से। थर्ड स्टेज के ऊपर इन जो जीके की बातों का, सवालों का मैं कैसे 30 सेकंड से 50 सेकंड में आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि आपको वहां क्रिस्प आंसर देना है, तो वो कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद आपसे अगर आपने कोई वहां फिर आप मॉक दोगे तो आपका वर्बल, नॉन वर्बल, आपके जो चैलेंजेस हैं, आपके पर्सनल इश्यूज हैं वो बाहर आएंगे, आपको बोर्ड हेल्प करेगा, तो वो एक चीजें सॉल्व होती है। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर का इशू है उसका मिरर का प्रैक्टिस करोगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये हर किसी के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि देखो अनजाने व्यक्ति के सामने जाना, उससे बात करना हमेशा एक चैलेंज होता है, पर आप जब जानते हो कि आपके करियर का भविष्य उस सामने वाले के हाथ में है, तब और ज्यादा क्रिटिकल होता है। उस वक्त आपको काम, कंपोज और कॉन्फिडेंट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो ट्रिपल सी है इसको आपको भूलना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको काम रहना है, आपको कंपोज रहना है, आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, और उसी के साथ आपको आपकी बात को कम्युनिकेट करना है। तो ये जो आपके 3 C's हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू के लिए। ये चीजें आपको मार्क्स दिलाती है। और उसके बाद जब आपको बॉडी लैंग्वेज पे काम कर लोगे, फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ब्राइबरी का केस हो गया, क्या करोगे? कहीं पे लोग इकट्ठे हो गए तब क्या करोगे? आपका जो सीनियर अधिकारी है आपसे गलत कार्य करने के लिए बोल रहा है तो क्या करोगे? तो वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस है, वो इसका एक हायर लेवल का स्टेटस है। वहां आपको कैसे आंसर देने हैं ताकि अगला समझे कि हाँ, अगला ये नहीं देखता कि आप गलत कर रहे हो सही, वो ये देखता कि आपकी मैच्योरिटी कैसी है। पुलिस प्रशासन कैसे करेगा वो आप उसमें जाके कैसे काम करोगे वो तो आपको ट्रेनिंग में सिखा देंगे, परंतु आपकी जो माइंड की मैच्योरिटी है वो तो जो आपके 23 साल 24 साल में आपने जो बनाई है वही रहेगी, उसके ऊपर काम करने की बात करता है। इसी के साथ मैंने आपको बताया काम कंपोज रहना है, आपको कूल रहना है ताकि आप अपना बेस्ट दे सके, 100% दे सके। इसी को 7 डेज की स्ट्रेटेजी मैंने बताया है जो आपको बता रहा हूँ। लास्ट के अंदर मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ, वो इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी कोई प्रेशर की बात आएगी, आपसे कोई सवाल पूछे जाएंगे, मान लीजिए पूछ लिया कि सर विधायक आपके दबाव डालें, एमएलए, फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, अरे कहाँ पुलिस की सर्विस ऐसी है कि जहाँ पर आपको पता ही है हमारे यहाँ तो एमपी और एमएलए हैं वो तो बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं, वो तो जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जैसी बात करनी वैसे करेंगे, कहीं पर भी धरना दे देंगे। तो आप उनको हैंडल कैसे करोगे? और जो आपके मंत्री जी हैं, विधायक हैं, आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं गलत कार्य करने के लिए, तो इन चीज़ों का आंसर कैसे देंगे? तो हम क्या कहते हैं, हम बोल देंगे सर मैं कुछ करूँगा, सर मैं बातचीत करूँगा, बहस करूँगा। ये आंसर्स नहीं। आंसर्स क्या हो सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं सर, हम तथ्य जुटा सकते हैं, मंत्री जी को कन्वे कर सकते हैं कि सर ये जो कार्य हो रहा है वो गलत हो रहा है और शायद आपके संज्ञान में ना हो, और इस कार्य के ये रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, जनता इससे आक्रोशित हो सकती है, जनता के अंदर आपके लिए भी और प्रशासन दोनों के लिए एक गलत भावना बढ़ सकती है। वो ना तो सर लोकतंत्र के लिए अच्छी है, ना कार्यपालिका के लिए अच्छी है, और ना ही विधायिका के लिए। तो इस प्रकार से आप उनको समझा सकते हो उस बात को। आपसे नहीं मानेंगे, आपने सीनियर को कन्वे कर सकते हैं, लेकिन आपको भी आपके लेवल पे ट्राई करना। अब मान लीजिए कोई मीडिया के अंदर किसी ने कोई झूठी खबर फैला दी और बोल दिया कि आपने कोई ब्राइबरी या रिश्वत लिया है। आप कोई मान लीजिए कोई आपके पास काम करने के लिए आया और वो कोई गलत काम करवाने के लिए आया, आप तो मना ही करोगे, और आपने मना कर दिया। मना करने के बाद उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, मान लो मीडिया कर्मी है कोई भी है, उन्होंने कुछ आपके खिलाफ छोटी बात छपड़ दी, झूठी खबर छाप दी, तो क्या कर सकते हो आप? तो आपका काम है कि आप उससे झगड़ नहीं सकते, आप उससे बहस नहीं कर सकते। उन्होंने कैसे छाप दिया भाई, छाप दिया उसने, अब आप क्या करोगे? आपका काम है आप साइलेंटली तथ्यों को जुटाओ, क्योंकि आप तो सही हो ना, आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए तथ्य जुटाओ। तथ्यों को जुटाने के बाद आपका काम है कि उसी बात को इमीडिएटली अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करो, सर बात ऐसी ऐसी है, ये घटनाक्रम हुआ था सर, मैं नहीं जानता इनका कोई रिलेटिव था क्या था, पर उन्होंने ऐसा ऐसा किया और मुझे लगता है इस कारण से सर उसने पुलिस की या मेरी छवि जो है मीडिया में या बाहर कहीं खराब करने का प्रयास किया। तो पुलिस अधिकारी भी आपके विभाग का वो उस बात को समझेगा, हाँ इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इंक्वायरी करवाएगा या जो भी है। इसके अलावा फिर आप अपने नियमों के तहत इसकी एक लिखित कार्रवाई करें, और तथ्यात्मक जानकारी को आपका जो विभाग है वो प्रेस नोट के माध्यम से जारी कर सकता है। तो इससे एक झूठी बात को आप अपने फैक्ट के साथ क्लियर कर सकते हो, इससे प्रशासन आपकी दोनों की छवि सुधर सकती है। और यही तो आंसर देना आपको 30 सेकंड के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये तो एक आपको एजेंडा बताया जिसके माध्यम से आप चीजों को हल कर सकते हो। दूसरी तरफ कई बार लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, कोई टंकी पे चढ़ गया और बोला सर जब तक कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अगर वो रिजाइन नहीं करेंगे तब तक मैं टंकी से नहीं उतरूंगा और नहीं मैं कूद जाऊंगा।
अगर आप वहां उसकी बोल दोगे सर हमें उसकी जान बचानी है, उसके लिए हम उसकी एक बार तो बात मान जाएंगे और फिर उसके बाद सर देखेंगे हमें क्या करना है। आप झूठा वादा भी नहीं कर सकते। अल्पकाल के लिए आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है, उसके लिए आप दीर्घकाल को चुनौती या फिर उसको नकार नहीं सकते। तो टंकी पे चढ़ गया है, उसको उतारने के और भी तरीके हो सकते हैं, परंतु टंकी पे चढ़े हुई जो कोई गलत डिमांड है उसको जस्टिफाई नहीं है, उसको आप मान नहीं सकते। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसी स्थिति में बजाय आपको ऐसा नहीं कि भावनाओं भेजा उसकी तुरंत बातें मान लो ना, आप उसके लिए कोई ना कोई और तरीका निकालोगे, किसी एक्सपर्ट को बुलाओगे, उसके परिवार वालों को बुलाओगे, किसी उसके जान पहचान के दोस्त को बुलाओगे, जिससे बात करें और समस्या का हल हो सके। क्योंकि गलत बातों को मानने से आप गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो। इसके बाद कल को 2 लोग और टंकी पे चढ़ जाएंगे, कोई बोला पिछली बार उसने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवा देता, इस बार हम प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा दिलवा देंगे। तो हम गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं कर सकते। तो आपको ये बातें मेरी समझ में आ रही होगी, परंतु इसको आपको अभ्यास करना है, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए 1-on-1 इंटरेक्शन की जरूरत भी होती है और जैसी आपकी पर्सनैलिटी की जरूरत है उसके हिसाब से हम इसको एड्रेस भी कर सकते हैं। तो ये जो मुख्य बातें थी मैं आपको बता रहा था कि इन सब चीजों का आपको ध्यान होना चाहिए। ये वही है, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कहीं कोई मान लो फेक न्यूज हो गया, ब्राइबरी का केस है, कहीं कोई वीआईपी आ रहा है तो कैसे करेंगे। अब मान लीजिए वीआईपी की बात करता हूँ, मान लीजिए कहीं ऐसा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के हैं, कलेक्टर साहब है और वो किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आप वहां पे सब इंस्पेक्टर लगे हुए हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि उस मंदिर परिसर की सिक्योरिटी का जिम्मा आपके पास। अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आप मना भी नहीं कर सकते कि सर को दर्शन कराएं ताकि वो अपना जल्दी निकल कर प्रशासनिक कार्य कर सकें। आप क्या करेंगे? तो आपके पास ये नहीं है कि सर मैं सर को बोलूंगा सर आप बाद में आना, ऐसे आना वैसे आना। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप करवाइए। आप जनता को परेशान भी नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर परिसर में जो भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे बात करेंगे कि सर कोई ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से ये जो जनता है वो परेशान भी ना हो और कलेक्टर साहब के दर्शन हो जाए या किसी भी जो वीआईपी आ रखा है उसके दर्शन हो जाए, ताकि दोनों काम साइमल्टेनियसली चल सके। तो ऐसा कोई बीच का रास्ता आपको निकालना है, वो एक इसका इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है। तो ये बातें हैं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में बहुत मोस्ट रिवॉर्डिंग भी होते हैं। अगर इसके अच्छे आंसर चले गए तो बल्ले बल्ले हैं। ये एग्जाम्पल है मंदिर के दर्शन का जो मैंने आपको बताया, तो ये हम बात कर लेंगे इसके बारे में। और दूसरा, ये जो पद है, इस पद की गरिमा को आप ऐसे समझिए कि आज आप इस पद पे लग रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन है, आप इंस्पेक्टर बनेंगे, आपके कंधों पे 3 सितारे होंगे और उसके बाद आप डिप्टी डीवाईएसपी बनेंगे, उसके बाद आप एसपी तक पहुंच सकते हैं, यंग एज में जो भी हैं। तो ये जो आपको राजस्थान में एक अधीनस्थ के पद से आपको जो आईपीएस की सर्विस है वहां तक ले जाने की एक सर्विस है, और इसमें जो इंटरव्यू का रास्ता है वो आपका 3rd स्टेज है। इसको थोड़ा सीरियसली लें, इसको गंभीरता से लें, इसके ऊपर विचार करें, अपनी बातों को अपने ऊपर खुद में सुधार लेके आए। ये सब करने से ही ओवरऑल आपको डेवलपमेंट होगा, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और अच्छे मार्क्स ही आपकी डेस्टिनी बनेंगे। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इस प्रोग्राम से जुड़ने में इंटरेस्ट है, वो अपने आप को इंप्रूवमेंट करना चाहता है, मॉक्स देना चाहता है, ओरिएंटेशन क्लासेस लेना चाहता है, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन करते हैं, इस वीडियो के नीचे लिंक के अंदर इसका एक गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको आप फिल कर दें। हमारी टीम से आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी जिसको लगता है कि सर गूगल फॉर्म से फिल करना मेरे लिए आसान नहीं है, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, उनसे आप फोन के माध्यम से वार्ता भी कर सकते हैं। परंतु कैरियर आपका है, आपको डिसाइड करना है, और ये वो समय है जब 3री स्टेज में आपको आपका बेस्ट देना है। हमारी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बेस्ट विशेष। जय हिंद।